स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम इन दोनों कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा था, कैसे स्टार्टिंग से ये पॉलिटिकल सिस्टम चले आ रहे हैं इन दोनों कंट्रीज में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेल्जियम जहाँ पे पावर शेयर की गई, वहां पे किस टाइप से पूरा सिस्टम चल रहा था, क्या वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए या नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर श्रीलंका का केस हम देखेंगे, श्रीलंका में किस टाइप से सिस्टम चला आ रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम, क्या लोगों के बीच में पावर शेयर की जा रही है, नहीं की जा रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इन्हीं दोनों एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ये कंक्लूड करेंगे एट लास्ट कि पावर शेयर करने से कौन से बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम पावर शेयर करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, ये सब भी हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो बेल्जियम, अ केस ऑफ सक्सेसफुल पावर शेयरिंग। बेल्जियम में हमने पावर शेयर करी और बेल्जियम में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत पीसफुली काम कर रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे राइज नहीं हुए बेल्जियम में, क्योंकि हमने पावर शेयर करी है, सभी के साथ हमने पावर को बांटा है, किसी एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है, किसी एक पर्सन के पास पावर नहीं है। बेल्जियम में हमने पावर शेयर करी है और इसलिए बेल्जियम में सब कुछ बहुत पीसफुली चल रहा है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अब बेल्जियम क्या है? यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की ही एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अब बेल्जियम में डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन रहा करती थी, अभी भी रहती हैं। 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। फ्लेमिश रीजन जो नॉर्दर्न बेल्जियम वाला एरिया है, बेल्जियम का, इस कंट्री का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो फ्लेमिश रीजन की कैटेगरी में आता है, और सदर्न पार्ट जो है उसे हम वेलोनिया रीजन कहते हैं। पूरी कंट्री के जो 59% पीपल थे वो फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे और डच बोला करते थे, डच लैंग्वेज बोला करते थे। और वहीं पे 40% पीपल जो है, पूरी कंट्री के जो 40% पीपल जो है वो वेलोनिया रीजन में रहा करते थे, और क्या कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। बची हुई जो 1% पीपल थे वो जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। तो इस टाइप से डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन बेल्जियम में रहती है। तो यानी कि बेल्जियम में डाइवर्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है लैंग्वेज के टर्म्स में। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, अब बेल्जियम की कैपिटल सिटी कौन सी है? कैपिटल क्या है बेल्जियम की? ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स में केस उल्टा है, अगर हम कंट्री के लेवल पे बात करें तो डच स्पीकर्स ज्यादा है और फ्रेंच स्पीकर्स कम है, फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटीज में है पूरी कंट्री के लेवल पे, और 59% डच स्पीकर पीपल है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डच स्पीकर्स हैं और फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है कंट्री के लेवल पे। लेकिन कैपिटल सिटी जो है ब्रसेल्स जो है, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है और डच स्पीकर्स कम है। फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 80% है ब्रसेल्स में और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन 20% है कैपिटल सिटी में। तो कंट्री के लेवल पे डच स्पीकर ज्यादा है और वहीं पे ब्रसेल्स में कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब बेल्जियम अडॉप्टेड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। बेल्जियम में क्या किया गया? पावर शेयर की गई। बेल्जियम में सभी स्पीकर्स को राइट्स दिए गए, सभी लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है उनके बीच में पावर को शेयर किया गया। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर्स इक्वली होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर 100 मिनिस्टर्स हमें चाहिए तो 50 डच स्पीकर्स होंगे, 50 फ्रेंच स्पीकर्स होंगे। तो इस टाइप से सिस्टम चलाया जा रहा था बेल्जियम में। बेल्जियम में इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट्स वर गिवन पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास सारी पावर नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी पावर को शेयर किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज। इसे हम इंडिया के एग्जांपल से भी देख सकते हैं। अब इंडिया में जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी पीपल जो है, जैसे अगर हम बात करें रिलीजन के बेसिस पे, तो मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटी में है, तो उन्हें राइट दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज के बेस पे कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। मदरसा जो हम देखते हैं जहां पे मुस्लिम्स की जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो चलती है, वहां पे उर्दू लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रखा है हमारी माइनॉरिटी सेक्शंस को, सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं, जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशंस हैं, जो माइनॉरिटीज में है इंडिया में, उन सभी को हमने राइट्स दिए हैं कि वो अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे, अपने रिलीजन के बेसिस पे वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं हमारी कंट्री में। तो ये हमने उन्हें राइट्स दे रखे हैं। उसी टाइप से
यहाँ पे बेल्जियम में भी जो माइनॉरिटी पीपल है, माइनॉरिटीज ही नहीं, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, दोनों को ही, यानी डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स जो है उन दोनों को ही अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने के राइट्स दिए गए, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ करती थी। सबसे पहले मेन गवर्नमेंट कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे हमें कम्युनिटी गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं बेल्जियम में, जहां पे डच स्पीकर्स अपनी खुद की गवर्नमेंट बना लेते हैं और फ्रेंच स्पीकर्स भी अपनी खुद की गवर्नमेंट बना लेते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसमें फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं, तो वो अपने फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशंस के लिए थोड़े राइट्स वगैरह जो है उनके डिमांड करते हैं। वहीं पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो अपने डच स्पीकर्स की कल्चरल राइट्स को लेकर के, एजुकेशनल राइट्स को लेकर के डिमांड्स रखते हैं। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो मेनली अपनी अपनी कम्युनिटीज पे फोकस करती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए लॉज, पॉलिसीज बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस टाइप से पूरा सिस्टम चला आ रहा है बेल्जियम का, जहाँ पे हमें पावर शेयर होती दिख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास भी। साथ ही साथ जो डिफरेंट स्पीकर्स हैं उन सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सभी के साथ पावर शेयर की जा रही है, चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। और उसका रिजल्ट क्या निकला? पीस एंड स्टेबिलिटी। जब हम सबके साथ पावर शेयर कर रहे हैं तो सभी शांति से रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, तो सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल वे में चल रहा है। स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे बेल्जियम में, हमें पीस हमें देखने को मिलती है, यानी शांति देखने को मिलती है, कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहे हैं। नो सिविल वॉर, कोई भी सिविल वॉर यानी अपनी ही कंट्री में जो लड़ाई होती है, अपनी ही कंट्री के जब लोग, डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं तो उसे सिविल वॉर कहा जाता है। तो कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस अराइज नहीं हुई, क्योंकि हमने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को पावर्स दी हैं। यूनिटी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, किसी को भी हमने ज्यादा राइट्स नहीं दिए, किसी को कम राइट्स नहीं दिए, हमने सभी को इक्वली समझा है। स्पेशल बेल्जियम जो है वहां पे पावर को बहुत अच्छे से शेयर किया गया है, सभी टीयर्स के, यानी जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है सभी के बीच में पावर को अच्छे से शेयर किया गया है। डिफरेंट जो स्पीकिंग पॉपुलेशंस हैं उनके बीच में पावर को शेयर किया गया है, जिसकी वजह से काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। पावर शेयर करने की वजह से पीसफुल एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है बेल्जियम में। नाउ अब श्रीलंका में कैसा सिस्टम चल रहा है? तो अभी हमने बेल्जियम का केस देखा और अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में कैसे सब कुछ चल रहा था। श्रीलंका में क्या पावर शेयर की गई या नहीं की गई, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो श्रीलंका अ केस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे उनके फेवर में काफी सारी पॉलिसीज बनाई गई और माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट कर दिया गया, माइनॉरिटीज के राइट्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। तो मेजॉरिटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी में है जो लोग, उन पे हम फोकस कर रहे हैं, उनके फेवर में पॉलिसीज बनाई जा रही थी श्रीलंका में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया। अब श्रीलंका कहाँ पे है? साउथ एशिया में, इंडिया के ही साउथ में है, एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब श्रीलंका में 74% पीपल सिन्हलीज थे, यानी सिन्हाला लैंग्वेज जो है वो बोला करते थे। तो 74% पीपल सिन्हलीज थे और 18% पीपल तमिल्स थे। अब तमिल्स भी दोनों थे, यानी श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के नेटिव तमिल्स थे, नेटिव तमिल लैंग्वेज स्पीकर्स जो थे, यानी कि जो वहां के ही इंडिजिनस पीपल थे, वो श्रीलंकन तमिल्स भी थे, साथ ही साथ इंडियन तमिल्स भी थे, यानी कि जिन्हें कॉलोनियल टाइम पीरियड में, यानी जब ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जिन लोगों को प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करवाने के लिए ब्रिटिशर्स ले गए थे, श्रीलंका ले गए थे, तो वो इंडियन तमिल्स भी हैं इसी पॉपुलेशन के अंदर। तो 18% जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और रिमेनिंग 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। तो 74% सिन्हलीज थे, 18% तमिल्स थे श्रीलंका में। मेजर रिलीजन्स, और कौन कौन से रिलीजन को फॉलो किया करते थे? ज्यादातर जो सिन्हलीज पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। तमिल्स आर मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स, और तमिल्स ज्यादातर हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं इंडिया में मेनली जो दो मेजर रिलीजन्स है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अब क्योंकि यहाँ से ही माइग्रेट करके ले जाया गया है काफी तमिल्स को, तो उनका भी रिलीजन हिंदूज या फिर मुस्लिम्स, वो इसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तमिल्स। पॉलिसीज ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, अब पॉपुलेशन कंपोजिशन हमने देखा, ये देखा कौन से रिलीजन को फॉलो किया जा रहा है। अब कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किस टाइप की पॉलिसीज बनाई, किस टाइप के लॉज बनाए। अडॉप्टेड मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज, मेजॉरिटेरियनिज्म को उन्होंने फॉलो किया, यानी कि उन्होंने मेजॉरिटी के फेवर में, मेजॉरिटी पीपल कौन है? सिन्हलीज, तो सिन्हलीज स्पीकर्स के फेवर में ज्यादातर जो लॉज और पॉलिसीज हैं वो बनाए गए। तो मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज बनाई गई, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो सिन्हलीज हैं उनके फेवर में पॉलिसीज बनाई गई। सिन्हाला ओनली एक्ट
1956 made Sinhala the only official language. अब एक एक्ट पास किया गया 1956 में, सिन्हाला ओनली एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला लैंग्वेज जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल लैंग्वेज जो है उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। यानी कि सिन्हलीज को, जैसे इंडिया में हम लोग देखें तो इंडिया में हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बना रखी हैं और काफी सारे दूसरे डायलेक्ट्स भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में। तो सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तो इससे तमिल्स को लगा कि हमारी लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमारी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ऐसा तमिल्स को फील हुआ। Give preference to Sinhalese in government jobs and education. अब गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर अगर आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसमें सिन्हलीज लैंग्वेज वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। यानी कि जो सिन्हलीज पॉपुलेशन थी उन लोगों को इजीली गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाया करती थी और इजीली एडमिशन मिल जाया करता था, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इजीली एडमिशन मिल जाया करता था। और वहीं तमिल स्पीकर्स जो थे उनको इन सभी फील्ड्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी, वो जॉब्स नहीं कर पा रहे थे, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि ज्यादातर हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं श्रीलंका में? सिन्हलीज पीपल को। बुद्धिज्म वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस। अब बुद्धिज्म सिन्हलीज का रिलीजन है, सिन्हलीज जो है, ज्यादातर सिन्हलीज जो है वो बुद्धिज्म रिलीजन से बिलोंग करते थे, बुद्धिस्ट थे, सिन्हलीज बुद्धिस्ट थे ज्यादातर। तो बुद्धिज्म जो है उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया, यानी बुद्धिज्म जो है, जो पर्सन बुद्धिस्ट था उसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, उस इंसान की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती गई सोसाइटी में। और इसका रिजल्ट क्या निकला? तमिल्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। तमिल्स जो है उन्हें लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें ना पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है, हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। सिन्हलीज जो है उन्हीं को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उन्हें सारे जॉब्स मिल रहे हैं, उन्हीं के राइट्स के बारे में लॉज और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सिन्हलीज के ही बारे में सोचा जाता है और उनके फेवर में लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और तमिल्स जो है उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, तमिल्स की लैंग्वेज को नेग्लेक्ट कर दिया है, उनके कल्चर को, रिलीजन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इसको लेकर के तमिल्स बहुत ज्यादा नाराज थे गवर्नमेंट से। लेड टू प्रोटेस्ट, वायलेंस एंड सिविल वॉर इन 1983। और इसी की वजह से क्या हुआ? तमिल्स ने प्रोटेस्ट किया। अब जिसको आप ऑप्रेस करोगे, जिसको सप्रेस करोगे, वो पर्सन कभी ना कभी तो अपनी वॉइस रेस करेगा। तो अब तमिल्स को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था, तमिल्स के राइट्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया था और तमिल्स जो है अब वो प्रोटेस्ट करने लगे अपने राइट्स को लेकर के। वो अपने कल्चर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो चाहते थे कि पॉलिटिकली उनके कल्चर को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है उसे भी प्रेफरेंस दी जाए, उसे भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाए जितना कि सिन्हलीज पॉपुलेशन के कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो तमिल्स ने क्या किया? प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वायलेंस भी क्रिएट हुआ, सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में वायलेंस क्रिएट हुआ, दंगे भी हुए यानी रॉइट्स भी हुए, सिविल वॉर। उसके बाद एंड में क्या हुआ? सिविल वॉर हुई, यानी कि जो दोनों ग्रुप्स हैं, सिन्हलीज और जो तमिल स्पीकर्स हैं, उनके बीच में लड़ाई भी हुई, मारपीट हुई, बहुत लोगों की डेथ भी हुई, सिविल वॉर हुई। कब? 1983 में। कंट्री फेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस। अब पॉलिटिकल सिस्टम उतना पीसफुली नहीं चल रहा था श्रीलंका में जितना हमने बेल्जियम में देखा था। श्रीलंका में हमने पावर शेयर नहीं करी, हमने माइनॉरिटी जो पीपल हैं उनके राइट्स को नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। पॉलिटिकल सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा था, बार बार कोई ना कोई इशू राइज हो जा रहा था। साथ ही साथ इकोनॉमिक लॉस हुआ, जब गवर्नमेंट जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही है तो वो कंट्री की इकोनॉमी पे कहां से ध्यान दे पाएगी। गवर्नमेंट जो है वो सारे राइट्स को, इन सब जो ये सारे जो मैटर है, वायलेंस, प्रोटेस्ट, इन सबको रोकने की कोशिश कर रही थी और इकोनॉमी जो है उस टाइम पे वो भी बहुत गिरी। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा गिरी, इकोनॉमिक लॉस हुआ श्रीलंका को सिविल वॉर के टाइम पे। तो ये सारे रिजल्ट थे जब हमने पावर शेयर नहीं करी। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बेल्जियम का केस हमने देखा, श्रीलंका का केस हमने देखा, तो इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बेल्जियम में हमने क्या किया? पावर शेयर करी। अब हमने पावर शेयर करी बेल्जियम में, तो सब कुछ पीसफुली चल रहा है, सभी लोगों को हमने राइट्स दे दिए, सभी लोगों को पावर दे दी है, तो सब कुछ पीसफुली चल रहा है, शांति से चल रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे श्रीलंका में हमने क्या किया है? माइनॉरिटी सेक्शन जो है उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया, उन्हें हमने टोटली इग्नोर कर दिया, उनके राइट्स के बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमने मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उसे अपनाया, इस आइडियोलॉजी को अपनाया, यानी मेजॉरिटी जो पीपल हैं उनके फेवर में हमने लॉज एंड पॉलिसीज बनाए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट्स देखने को मिले। तमिल्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, सिविल वॉर हुई 1983 में, इकोनॉमिक लॉस हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली।
तो हमें क्या करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें क्या करना है, पावर शेयर करनी है। पावर शेयर करेंगे तभी सब कुछ सही से चल पाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी उस कंट्री में जहां पे हम पावर शेयर कर रहे हैं। अब हम लोग एक लाइन बोलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये सिर्फ लंच तक के लिए, लंच शेयर करने तक के लिए नहीं है, हम इसे पॉलिटिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अगर पॉलिटिकली क्या करेंगे, अगर हम पावर शेयर करेंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, पीसफुली हम लोग रह पाएंगे और कोई भी वॉर, कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशंस राइज नहीं होंगी। ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया श्रीलंका और बेल्जियम के केस के थ्रू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।